प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम अध्ययन करते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का। हरित लवक और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी विद्यार्थियों एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है। तो आइए हम जानते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक विद्यार्थियों, हरित लवक हरे रंग के लवक हैं जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। लवक मात्र पादपों के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विशिष्ट संरचनाएं हैं, जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। हेकल ने सर्वप्रथम लवक शब्द का प्रयोग किया, यानी लवक का जो आविष्कार करने का श्रेय है विद्यार्थियों, वह हेकल को जाता है। हमेशा याद रखना, हेकल को लवक का आविष्कारक माना जाता है। तो हरित लवक जो हैं बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है और पादप कोशिकाओं में ये प्रकाश संश्लेषण में, हरित लवक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम इनकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, एक हरित लवक की संरचना है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। मुख्य रूप से हरित लवक में बच्चों इस प्रकार की भी, जो अपने फ्रंट पेज पे आपने देखा, इस प्रकार की हरित लवक में आप जैसा कि देख रहे हैं दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। यह है बाहरी झिल्ली और इसके अंदर यह आंतरिक झिल्ली दिखाई दे रही है। दोनों झिल्लियों के बीच ये पेरिप्लास्टिक या अंतर झिल्लीय अवकाश दिखाई दे रहा है। आंतरिक झिल्ली के अंदर जो इसका आधारीय पदार्थ है वह स्थित होता है, जिसे आधात्री पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक की आधात्री स्ट्रोमा या पीठिका कहलाती है। और स्ट्रोमा में विद्यार्थियों दो महत्वपूर्ण इसकी संरचनाएं पाई जाती हैं। स्ट्रोमा में लवकों का डीएनए उपस्थित रहता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित मंडकण तथा ओस्मियम अभिरंजक बूंदें। मंडकण जो प्रकाश संश्लेषण में निर्मित होंगे वो, और ओस्मियम बूंदें ये कहाँ पाई जाएंगी विद्यार्थियों? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, पीठिका भाग में पाई जाती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये हरित लवक का डीएनए है ना। ये स्टार्च और ओस्मियम की बूंदें हैं। तो जो आधारी भाग है हरित लवक का आंतरिक झिल्ली के अंदर, वह स्ट्रोमा है, पीठिका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है, आप ये सिक्के के समान एक के ऊपर एक जमा हुई संरचनाएं देख पा रहे हैं। यह पूरा का पूरा भाग विद्यार्थियों ग्रेना है तथा इसका एक वचन ग्रेनम कहलाएगा। विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो से ये सभी मिला के तो क्या कहलाएंगे? ग्रेना कहलाएंगे। तथा इनमें से एक ढेर, जैसे ये है या ये है या ये है, यह ग्रेनम कहलाएगा। यानी ग्रेनम ग्रेना का एक वचन है। ग्रेना बहुवचन के लिए, इन संपूर्ण के लिए, इस संपूर्ण भाग के लिए ग्रेना शब्द काम में आएगा और इस एक के लिए ग्रेनम शब्द काम में आता है। और एक ग्रेनम पर ये जितनी भी ये तस्तरी जैसी जो पटलिकाएँ हैं, ये थालेकॉइड कहलाती हैं। जैसे इसमें हम ध्यान दें तो 4 थालेकॉइड हैं। 4 जो सिक्के के समान या तस्तरी के समान संरचनाएं हैं विद्यार्थियों, वो क्या कहलाती हैं? थालेकॉइड कहलाती हैं। तो इस प्रकार से यह बाहरी झिल्ली है, यह आंतरिक झिल्ली है, इसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाएगा और ये पूरा का पूरा भाग ग्रेना है। इसका एक वचन ग्रेनम है। ग्रेनम में जो एक सिक्के जैसी संरचना या तस्तरी जैसी संरचना या जो पटलिका है वह थालेकॉइड है। 2 ग्रेनम को जोड़ने वाली जो यह है, इन दोनों के बीच में ये जहाँ पे पॉइंटर चल रहा है, इसे इंटरग्रेनम थालेकॉइड या स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट भी कह देते हैं। जो 2 उनको जोड़ते हैं
उनको क्या कहेंगे, ग्रेना आपस में पतले अंतर ग्रेना पटलिका इंटरग्रेना लैमेली, इनको फ्रेट कलाएँ या पीठिका स्ट्रोमा लैमेली भी कह देते हैं विद्यार्थियों। तो आपके समझ में आई इसकी संरचना। जो शैवाल होते हैं विद्यार्थियों, उनमें ग्रेना नहीं पाया जाता है, तो शैवालों में पटलिकाहीन विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पायरिनॉइड्स कहते हैं। और पायरिनॉइड्स में ही फोटोसिंथेसिस करने वाले केंद्रक पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स में ही क्लोरोफिल पाया जाएगा। विद्यार्थियों, हम अभी जस्ट आगे अध्ययन करेंगे ग्रेना में जो थालेकॉइड हैं, इन थालेकॉइड में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। इस कारण से थालेकॉइड बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में जो दो अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाश अभिक्रिया वह स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से यह हरित लवक की संरचना है, जिसमें स्ट्रोमा और ग्रेना ये दो महत्वपूर्ण भाग हैं। स्ट्रोमा में डीएनए, स्टार्च कण और ओस्मियम बूंदें पाई जाती हैं। ग्रेना एक तस्तरीनुमा या पटलिकाओं से निर्मित संरचना होती है, जो पटलिकाओं के ढेर के रूप में बनी हुई होती है। तो एक जो ढेर होगा यानी एक वचन होगा वह ग्रेनम कहलाएगा। इस पूरे भाग को ग्रेना कहेंगे। और एक ग्रेनम पर जो एक पटलिका होगी बच्चों, वह थालेकॉइड कहलाएगी। और थालेकॉइड के ऊपर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। थालेकॉइड ग्रेना में पाई जाने वाली पटलिकाएं हैं, यानी जो एक पटलिका है वो ग्रेनम एक वचन है और ग्रेना बहुवचन है। विद्यार्थियों, कुछ जगह ये पटलिकाएं चपटी हो जाती हैं, इन्हें थालेकॉइड कहते हैं। तो पटलिकाएं हैं वो ही थालेकॉइड हैं। कुछ स्थानों पर थालेकॉइड सिक्कों के चट्टे के तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर चपटी बेलनाकार ग्रेना बनाती हैं। यानी सिक्के के ऊपर एक व्यवस्थित होकर थालेकॉइड किसका निर्माण कर रही हैं बच्चों? ग्रेना का निर्माण कर रही हैं। जैसे ये जो संरचना है पूरी, ये ऐसी ही है जैसे एक के ऊपर एक सिक्के जमे हुए हों या एक के ऊपर एक पटलिका जमी हुई हो। तो इनमें से एक पटलिका तो थालेकॉइड है, एक यह पूरा का पूरा ग्रेनम है, और यह पूरा का पूरा भाग ग्रेना कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम जान गए हैं स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना क्या है और थालेकॉइड क्या है। विद्यार्थियों, इंटरग्रेनल थालेकॉइड भी क्या है? दो ग्रेनम के बीच में पाई जाएगी, जिन्हें फ्रेट्स भी कहते हैं या स्ट्रोमा पटलिका भी कह देते हैं। अब बात आती है कि थालेकॉइड असल में क्या है और इसका क्या योगदान है। तो विद्यार्थियों, पॉर्ग और पॉन ने ग्रेनम थालेकॉइड के आंतर सतह का अध्ययन कर बताया कि इन कलाओं पर सूक्ष्म गोलाकार या दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक विशेष प्रकाश संश्लेषी क्रिस्टल में पाए जाते हैं। इन्हें क्वांटासोम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है विद्यार्थियों। हमने जाना कि पटलिकाओं के एक के ऊपर एक जमा होने से ग्रेना बनता है। ग्रेना में जो एक पटलिका है वह थालेकॉइड है। थालेकॉइड पर अनेक सूक्ष्म गोलाकार या दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। थालेकॉइड पर सूक्ष्म गोलाकार या दानेदार जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्वांटासोम कहते हैं। और याद रखना विद्यार्थियों, इन क्वांटासोम या इन सूक्ष्म बूंदों में ही क्लोरोफिल पाया जाएगा, पर्णहरित पाया जाएगा। तो एक के ऊपर एक पटलिकाएं जमकर ग्रेना बनाती हैं। ग्रेना में थालेकॉइड पाया जाएगा। थालेकॉइड पर सूक्ष्म बूंदों जैसी जो संरचनाएं पाई जाएंगी उनको क्वांटासोम कहेंगे। और इन क्वांटासोम के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण करने वाला वर्णक क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उपस्थित होता है। इनका परिमाप 200 एंगस्ट्रॉम तथा मोटाई 100 एंगस्ट्रॉम होती है। 3 से 6 क्वांटासोम एकत्रित होकर 500 से 100 गुना एंगस्ट्रॉम के कण बनाते हैं। पार्क तथा बिगिंस, ये
भी याद रखना, पार्क और बिगिंस को क्वांटासोम की खोज का श्रेय जाता है। क्वांटासोम की खोज किसने की? पार्क और बिगिंस ने। इनके अनुसार प्रत्येक क्वांटासोम 4 उप इकाइयों से निर्मित होता है। क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम थैलेकोइड पर पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वांटासोम तथा सूक्ष्म कण दोनों ही थैलेकोइड की कला के अंदर पाए जाते हैं। अब भली भांति ज्ञात हो चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक अभिक्रिया का केंद्र इन प्रकाश संश्लेष इकाइयों या क्वांटासोम के भीतर स्थित होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र होता है विद्यार्थियों, वह किन में पाया जाएगा? वह क्वांटासोम में ही पाया जाएगा बच्चों। अति महत्वपूर्ण लाइन है, प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी इकाई में पर्णहरित के सैकड़ों अणु पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई यहाँ पर क्या है? क्वांटासोम है। यानी क्वांटासोम में पर्णहरित के बहुत सारे अणु उपस्थित होते हैं। पर्णहरित तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषी शोषी वर्णक सौर या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके इसे क्वांटासोम के प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया केंद्र में मुक्त कर देते हैं। इस तरह क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषी इकाई के कार्यात्मक तथा संरचनात्मक स्थल होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के अगर हम कार्यात्मक या संरचनात्मक स्थल, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट देखें, जहाँ पर बिल्कुल मूल रूप से प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है, तो वह क्या है? वह क्वांटासोम है। इस प्रकार से क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में पर्णहरित के लगभग 230 अणु तथा दूसरे वर्णक पाए जाते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक जरूरी होता है? पर्णहरित। तो पर्णहरित कहाँ पाया जाएगा विद्यार्थियों? क्वांटासोम में 230 अणु के आसपास पर्णहरित क्वांटासोम में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे वर्णक भी जैसे जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये भी पाए जाएंगे जो अपनी ऊर्जा सौर ऊर्जा अवशोषित करके किसको दे देते हैं? पर्णहरित। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो ग्रेना होता है विद्यार्थियों, ग्रेना में जैसे ये पूरा ग्रेना है, पूरा भाग, ठीक है, इसका यह थैलेकोइड है, ये इसकी आंतरिक काट है, लुमेन है इसकी। थैलेकोइड पर अंदर की तरफ क्या पाए जाएंगे? क्वांटासोम पाए जाएंगे और क्वांटासोम के अंदर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। विद्यार्थियों, पर्णहरित जो होता है वह हरित लवकों का मुख्य अवयव होता है। पर्णहरित का अणु असममित एसिमेट्रिक होता है, जिसमें एक मैग्नीशियम अणु, एक जलस्नेही शीर्ष तथा 4 पायरो केंद्रक से घिरा रहता है। पर्णहरित में केंद्रीय भाग में कौन सा अणु पाया जाएगा? हमेशा याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम अणु पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से जंतुओं में पाया जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन के समान पर्णहरित भी फोस्फोराइडिन है, जिसमें लौह अणु मैग्नीशियम के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। पर्णहरित स्तनधारियों में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान ही है। हीमोग्लोबिन के केंद्रीय भाग में लौह यानी Fe पाया जाएगा, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों। तो जो क्लोरोफिल है वह क्वांटासोम में पाया जाएगा। क्वांटासोम थैलेकोइड पर पाए जाएंगे। थैलेकोइड क्या है? ग्रेना की एक पटलिका होती है। ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उससे ऊर्जा निर्मित की जाती है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करने का गुण पर्णहरित में है। पर्णहरित क्वांटासोम में थैलेकोइड में पाया जाता है, जो ग्रेना की उप इकाई है। इससे आप समझ गए होंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों हरित लवक के कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो है हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही संपूर्ण विश्व निर्भर है। पादपों द्वारा निर्मित यह कार्बोहाइड्रेट समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से।
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्लोरोप्लास्ट में क्रेब चक्र तथा वसा अम्लों के संश्लेषण के एंजाइम भी पाए जाते हैं, यानी जो फैटी एसिड हैं, वसा अम्ल हैं या क्रेब्स चक्र हैं, उनके एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में विभिन्न वर्णक होते हैं जो फूलों, फलों, खाद्य पदार्थों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। वर्णकों का काम मुख्यतः क्या होता है? पदार्थों को, पादप के जो विभिन्न भाग हैं उनको रंग प्रदान करना। जैसे पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। फल फूलों के जो रंग होते हैं वो भी उनमें पाए जाने वाले वर्णकों के कारण होते हैं। मंडलवक यानी एमाइलोप्लास्ट, तैल लवक इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट जैसे ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संग्रह करते हैं। कुछ ऐसे लवक भी होते हैं जो खाद्य, तेल इनका संचय करते हैं। और अंत में विद्यार्थियों एक अति महत्वपूर्ण जानकारी और है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही लवक भी स्वायत्त संरचना है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्र उपांग की तरह ये कोशिका में रहकर विभाजन करने में सक्षम है। इनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है तथा कुछ आनुवंशिक संकेतों के आधार पर यह आंशिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं। इनमें स्वयं का डीएनए और आरएनए यानी स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण से ये स्वयं का प्रोटीन और स्वयं के एंजाइम निर्मित करने में सक्षम होते हैं बच्चों। इस कारण से इनको माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही कोशिका के अर्ध स्वायत्त शासी अंगक कहा जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।